ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति, शांति। दोनों हाथों को मिलाए रख करें, अपनी आंखों पर लगाएं। सादर प्रणाम। हम मैं पीछे माफी चाहूंगा कि आपकी क्लास आयुर्वेदा के बीच में मुझे छोड़नी पड़ी। थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हो गए थे, फीवर चढ़ गया था काफी दिन, और अभी भी कुछ कुछ है शिकायत, लेकिन मैं बेटर हूँ पहले से। तो आप लोग बताइए कि आपको पहले का रिवाइज करने की आवश्यकता है या मैं डायरेक्ट आगे से पढ़ाना स्टार्ट करूं। हम थे प्रकृति के ऊपर लास्ट टाइम, ठीक है। भैया हल्का रेस्ट का हल्का टॉपिक हल्का। आपको कंप्लीट हो गया सभी को, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि पहले थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि जो आज का टॉपिक होएगा वहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। बंद। हेलो, हाँ कौन, आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया, कट रही अभी है। ठीक आ रही है? मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। आप देखिए वीडियो ऑफ करने पे, अभी वीडियो ऑफ करने पे ठीक आ रही है? अभी भी कट रही है? हेलो, अभी भी कट रही है? ओके। अच्छा, बाकी लोग बताइए ग्रुप में, अभी भी नहीं क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं भैया, आप नहीं, ठीक अभी है। ठीक है सर। ओके जी, ठीक है। मैं कैमरा ऑफ रखता हूँ अभी। ओके जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू जी। ठीक है।
आपको हल्का सा पहले का रिवाइज करा देता हूँ। जो 200 में कम व ज्यादा होता है, बढ़ोतरी होती रहती है। इन 6 रसों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है मधुर, उसके बाद में आता है अम्ल, नंबर 3 पे आता है लवण, नंबर 4 पे आता है कटु, नंबर 5 पे आता है तिक्त और नंबर 6 पे आता है कसाय। तो इस प्रकार ये 6 रस हो गए हैं। उन 6 रस में मैंने ट्रिक बताया था कि जो कफ है, कफ जो बढ़ाने वाले जो रस है, 1 2 3 अतार्थ, यानी कि मधुर, अम्ल और लवण है। और जो बच गए उनसे कफ कम होता है, कटु, तिक्त और कसाय। पित्त को बढ़ाने वाले रस ये 3 हैं, 2 3 4, यानी कि अम्ल, लवण और कटु। और पित्त को कम करने वाले जो बच गए 1 5 6, मधुर, तिक्त और कसाय। वात को बढ़ाने वाले जो है 4 5 6, यानी कि कटु, तिक्त और कसाय, वात को बढ़ाने वाले हैं। और वात को कम करने वाले पहले 3, मधुर, अम्ल और लवण। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको भी देख लीजिए। जो मधुर रस है वो कफ को बढ़ाएगा। और एक को याद कर लो, वृद्धि याद हो गई है तो बच गए, जो उनसे बच गए वो 6 में आ जाएंगे। कि मधुर में कफ की वृद्धि होती है, इसका मतलब कि वात और पित्त की कमी होती है, 6 होता है उससे। अम्ल में कफ और पित्त की वृद्धि होती है अम्ल रस लेने से, तो इसका मतलब वात की कमी आएगी। लवण में कफ और पित्त की वृद्धि होती है, इसका मतलब वात की कमी आएगी। कटु में वात और पित्त आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे कफ का क्षय होगा। तिक्त में वात की वृद्धि होती है तो मतलब कि कफ और पित्त की कमी आएगी। और कसाय में वात की वृद्धि होती है तो कफ और पित्त की कमी आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे। अब ये रहा। गुण हम पढ़ते हैं, जो चीज हम लेते हैं उनको द्रव्य कहते हैं, यानी कि मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, या जो शरीर में ग्रहण किया जाता है उनको द्रव्य कहते हैं। और 20 तरह के गुण होते हैं। गुण अर्थात जिसके ऊपर हमारा पूरा खाना जो है वो निर्भर, गुण यानी कि उसकी प्रकृति है एक तरीके से, कि वो लिया गया जो खाना है वो जल्दी पचने वाला है या देरी से पचने वाला है, वो बात को बढ़ाने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है, कफ को बढ़ाने वाला। सामान्य रूप से माने गए हैं, ज्यादा भी होते हैं लेकिन मुख्यतः 20 माने गए हैं। और इन 20 को 10 जोड़ों के रूप में लिखा जाता है। जोड़ा का मतलब कि मुख्य तो 10 ही हैं, 10 इसके विरोधी होते हैं जस्ट। जैसे कि गुरु है, एक गुण हो गया। गुरु का मतलब यहाँ पे है कि भारीपन होता है गुरु का। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि भारीपन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जैसे कि पत्थर की तरह भोजन होगा वो गुरु होगा, नहीं। गुरु का मतलब भारीपन यानी कि वो चीज जो देर से पचने वाली है। जैसे कि घी, घी जल्दी नहीं डाइजेस्ट होता, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो वो गुरु प्रकृति का है। लघु इसका बिल्कुल उल्टा, गुरु वाले आहार को पचने में मान लेते हैं कि 5 6 घंटे लगते हैं। जबकि लघु का जो आहार है, जैसे कि ग्लूकोज है, पानी में ग्लूकोज मिलाया पी गए और सीधा डाइजेस्ट। लघु इतना हल्का, जरूरत ही नहीं पड़ी डाइजेस्ट करने की, पहले से ही डाइजेस्ट हो रखा। शहद यानी कि जो चीज पहले से ही डाइजेस्ट हो रखी है, सीधा ही सीधा डाइजेस्ट हो गया। मंद यानी कि जो बहुत धीमे तरीके से डाइजेस्ट होती है, स्लो 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 स्लो। जैसे कि तिल के लड्डू बड़ी देरी से डाइजेस्ट होते हैं, है ना, इस टाइप के। तीक्ष्ण जो एकदम से बहुत तीखे हो,
तो आज हम इनको पढ़ेंगे। इनका आप मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तीक्ष्ण यानी कि तीखापन, स्निग्ध यानी कि जिसके अंदर चिकनापन हो उसको स्निग्ध कहते हैं, ऑयली हो जिसके अंदर। रुक्ष यानी कि जिसमें रुक्षता हो, ड्राइनेस हो, वो वाले आहार। राहुल सर, यहाँ पे तीक्ष्ण शीत मतलब यानी कि तेज है। तीक्ष्ण यानी कि तेज तेज मतलब जो तेजी से गति करके आगे किसी भी जगह को तोड़ फोड़ दे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तेजी से, ठीक है। तो मंद यानी कि डल, स्लो, और ये फिर तेजी से, ठीक है। शीत यानी कि जो ठंडी प्रकृति का है, और उष्ण यानी कि जो जिससे गर्मी मिलती है। सिलेक्शन गमी टाइप का होता है ये। हमारे में जो मेन सिलेबस के पहले 8 ही हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले 8 से। इसके जो नीचे वाले हैं उनसे क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट ऊपर वाले हैं, हम ऊपर वालों पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इनको आप अपने आप पढ़ लेंगे, कोई ज्यादा वो भी नहीं है। तो मैं जब एग्जाम्पल अब आगे मैंने दिखाया अगली स्लाइड में, उससे आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और ट्रिक भी बनाया है जिससे आपको थोड़ा याद हो जाएंगी ये। देखिए, पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि किसका कौन सा अपोजिट है। कि गुरु का जो विपरीत गुण है लघु है, मंद का विपरीत गुण तीक्ष्ण है, स्निग्ध का विपरीत गुण रुक्ष है, शीत का उष्ण है। पहले तो विपरीत जान लीजिए, क्योंकि एक को याद कर लिया दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा है वो। ठोस को याद कर लो या द्रव को याद कर लो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दो हैं जिसमें कुछ भिन्नता है, बाकी सामान्य रूप से पूरे के पूरे विपरीत होते हैं। तो इसलिए 20 गुण हो गए, 10 गुणों को हमें याद करना है, बाकी के 10 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि पहले सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बहुत देर बाद बताए हो सर, क्या पता पढ़ा रहे हैं उधर साइड अभी कही है थोड़ा। मैसेज डाल दिया है मयंक जी। से। जी मोना जी। एक मिनट, अच्छा। आवाज आ रही है क्या मेरी? मीनाक्षी जी का फोन आया अभी। हेलो। अब आ रही है भैया आपकी आवाज। हाँ हाँ आ रही है। अरे सॉरी यार। तो कहाँ पे मैं रुकी थी आपकी मेरी आवाज में पढ़ाते जा रहा था। आप जहाँ पे गुरु लघु अपोजिट बता रहे थे भैया एक दूसरे के, वहीं ठीक पे। है जी, ओके। ओके। जी। देखिए, हमें पहले तो ये
लेन तो हम उसमें पढ़ चुके हैं 200 में, जस्ट उल्टा, यानी कि जो उस दोष का गुण नहीं है वो चीज लेना, उससे क्या होगा, वो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे कि रुक्ष का उल्टा है स्निग्धता, रुक्ष यानी कि रूखापन, स्निग्ध यानी कि चिकनापन। तो चिकनापन लेंगे तो बात कम होगी, और चिकनापन की कमी आएगी तो रुक्षता बढ़ेगी, उससे बात बढ़ जाएगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने आप आपको चीजें, कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे रट्टा मारोगे तो आपको कभी जिंदगी में ये चीज याद नहीं हो सकती। देखो शीतलता यानी कि ठंडकपन, उष्णता, गर्म इसका जस्ट उल्टा है, शीतलता से वात बढ़ जाएगी और उष्णता से कम हो जाएगी। लघु हल्कापन, वात बढ़ जाएगी, गुरु भारीपन, वात कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये सारे के सारे गुण हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पित्त, भैया आपकी पित्त स्क्रीन तो नहीं होता है दिख खाली रही है। स्नेह। हेलो, अरे स्क्रीन में, आपकी नहीं स्क्रीन हाँ, नहीं। अरे यार क्या हो रहा है। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? हाँ भैया आप दिख रही जी। है जी। ठीक है, ओके। देखिए, से स्नेह, जो स्नेह है, स्नेह का अर्थ होता है एक तरीके से स्निग्धता, चिकनापन। लेकिन यहाँ पे से स्नेह है, इसका मतलब कि थोड़ा चिकनापन। मतलब कि पित्त जो है, अगर हम थोड़ी मात्रा में, चिकनापन क्या होता है, जैसे कि घी है, मक्खन है, थोड़ा चिकनापन होता है, वो है ना चिकना, उसके अंदर गुण है, तेल है। अगर उसको हम थोड़ी मात्रा में लेंगे तो उससे पित्त बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए स्निग्ध, यानी कि शेष नहीं, मतलब कि उसकी मात्रा कम है, तब वो पित्त की मात्रा बढ़ाएगा। अगर हम ज्यादा चिकना लेंगे तो वो ही चिकनापन पित्त को कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रोटी ले रहे हैं, उस रोटी में हमने आधा चम्मच घी डाल दिया और उसको चौपड़ दिया हमने, घी घी लगा दिया पूरी रोटी में, तो वो क्या हुआ, थोड़ा हुआ स्नेह, है ना। उससे क्या होगा, पित्त बढ़ेगा। अगर हमने उसी रोटी के ऊपर 3 चम्मच घी डाल दिया, मतलब कि चिकनापन बहुत ज्यादा डाल दिया उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, पित्त कम हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा। ये है इसका कंसेप्ट। अब सेशन यानी कि थोड़ा मात्रा में चिकनापन लेने से पित्त बढ़ जाएगा, गर्म चीज खाने से पित्त बढ़ जाएगा, तीक्ष्ण खाने से पित्त बढ़ जाएगा, तेज चीजें खाने से जिससे जलन होती है, द्रव्य सामान्य मात्रा में, यहाँ पे भी द्रव्य में देखना पड़ेगा, उष्ण प्रधान जो होता है उससे पित्त बढ़ेगा, अम्लीय खाने से पित्त बढ़ेगा, सर सर यानी कि जो सर यानी कि चल ही होता है, हाँ। और जो कटु है, कटु खा, आज रस में हमने पढ़ा है कि अम्ल लवण और कटु, इससे भी पित्त बढ़ता है। तो नीचे वाले इसके जस्ट अपोजिट गुण हो गए हैं। नीचे वाले जो है स्निग्ध, शीत, मंद, सांद्र, मधुर, स्थिर और कसा, ये इसके ऊपर वालों के जस्ट उल्टे है, इसलिए मैंने जस्ट नीचे लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। एक लाइन याद करो, दूसरी आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो ऊपर वाले जो लाइन है उससे पित्त बढ़ेंगे और नीचे वाले जो है उससे पित्त कम होगा। अब कफ को सर वो बढ़ाने क्वेश्चन वाले कौन मतलब वो से हैं? गलत था ना, ये उसका आंसर जो आज मैंने आपको शेयर किया था। कौन वो बात कर रहे हैं, एक बार बोलना। रोशनी भोई बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था हाँ, ना। सॉरी रोशनी मैम, मैंने जब आपने भेजा था ना, मेरी हम्म। कंटिन्यूअसली क्लास चल रही है, मैं अभी भी अभी फ्री हुआ था सीधा, कोई बात नहीं, मैं उसको मैं ग्रुप देख में नहीं भी पाया था। डालूंगी, उसमें देखिएगा वो क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और उसमें ऑप्शन गलत है। मैं क्लास के बाद देखूंगा, मैंने आपको बोला भी नहीं था नहीं मैं नहीं, मैं रात को ग्रुप में भेज देखूंगा, है दूंगी, ना। मतलब सभी देखिएगा, मैं बोल रही हूँ। ओके मैम, ओके जी, हाँ। अभी लास्ट में समय रहा तो मैं सबको सो ही कर दूंगा, है? अभी हम पढ़ाई ठीक। करते हैं। कफ को बढ़ाने वाला, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल, ये हम दोष में पढ़ चुके हैं। इनसे कफ बढ़ता है। और देखिए फिर उल्टा आ गया, देखिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि वात और जो कफ है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। देखिए, वात जिनसे बढ़ता है
उनसे कफ कम होता है, वात जिससे कम होता है उससे कफ बढ़ता है। ये एक छोटी सी एक मेरी ट्रिक लगा लीजिए, यानी कि इनमें से एक याद कर लीजिए, बाकी के अपने आप याद हो जाएंगी चीजें आपको। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा क्योंकि इतने सारे नाम एकदम से मैंने शो कर दिया आपको, लेकिन अगर मैं अलग अलग से दिखाता तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए मैंने सारा को एक जगह पे समेट दिया है आपके लिए। पीछे से आप पढ़ोगे ना, बाद में आपको आराम से अपने आप समझ आ जाएगा ये चीजें। सर एक बार और रिपीट करिए, वात बढ़ रहा है तो कब घट रहा है, ऐसा क्या बोले आप अभी, एक बार और। वात का जस्ट उल्टा है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, कुछ एक भिन्नता मिलते हैं ज्यादातर। आप रस के कंसेप्ट से उठा लीजिए। रस में आप बताइए जल्दी से, वात को बढ़ाने वाले रस कौन से हैं? नीचे वाले बताइए, सर। टू नीचे तिक्त वाले मधुरा का नाम कसाय। मधुरा। बताइए। कटु तिक्त कसाय। अच्छा, अब कटु तिक्त कसाय से कफ कम होता है या बढ़ता है? कम होता है। कम होता है। हुआ ना दोनों एक दूसरे का अपोजिट, कि वात का जस्ट अपोजिट है कफ। समझ आया? हाँ देखिए, शीत प्रधान को ले लेंगे, ये कुछ है जैसे कि शीतल से कफ बढ़ता है, वात भी बढ़ता है। एक दो चीजों को छोड़ देंगे, बाकी चीजें जस्ट अपोजिट है इनकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आगे पढ़ने से पहले, ये चीज मैंने इसलिए मेंशन किया, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग समझते हैं अग्नि और पित्त दोनों एक होते हैं। शायद आप लोग भी समझते होंगे कि पित्त ही अग्नि होती है, कई लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पित्त और अग्नि दोनों भिन्न होते हैं। दोनों के गुण समान होते हैं ज्यादातर, लेकिन दोनों में भिन्नता होती है। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अग्नियां कितनी होती हैं? 13 प्रकार की अग्नि हमने पढ़ी थी, जिसमें जठराग्नि प्रधान होती है, 5 भूताग्नि और 7 धातु अग्नि होती है। सबका अपना अपना कार्य होता है। जठराग्नि का जो मुख्य स्थान है हमारे ड्यूडेनम में है। भूताग्नि का जो स्थान है वो हमारे लीवर में है। और जो उसके बाद में धातु अग्नि है वो अलग अलग जगह पे हमारे रस में, मांस में, उसमें पाई जाती हैं चीजें। और पित्त का हमने पढ़ा था कि पित्त तो 5 होते हैं भैया। पाचक पित्त होता है, साधक पित्त होता है, रंजक पित्त होता है, आलोचक पित्त होता है, भ्राजक पित्त होता है। कि पाचक हमारे पेट में है, साधक हमारे हृदय में है, आलोचक हमारे आंखों में है, भ्राजक हमारी त्वचा में है ना। पित्त का हमने पढ़ा था पीछे कि पित्त 5 प्रकार का होता है। तो आप ये कंसेप्ट अलग रखना कि अग्नि और पित्त दोनों अलग अलग हैं। अब जब हम आगे मैं बताऊंगा तो इन दोनों को आप एक मत समझना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज था और मेरे कई दिनों में ये डाउट अलग हुआ कि अग्नि और पित्त अलग अलग होते हैं। आप लोग भी ध्यान रख लेना। अब आगे पढ़ते हैं हम, जो पेपर में आने वाली चीजें हैं। ये पहली वाली लाइन जो है इस बार पेपर में आई थी। जो पहला ही पॉइंट मैंने बनाया, सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु प्रकृति का आहार लेने से, यानी कि गुरु प्रकृति का आहार, गुरु गुण का आहार किस प्रकृति में लेना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिससे दोष की वृद्धि होती है, इसका मतलब वृद्धि वाला नहीं लेना चाहिए। और जिससे क्षय होता है, यानी कि उस प्रकृति को वो लेना चाहिए। तो मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन पूछा था, आप देख लेना। ये क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, और ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में दिया था वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए। तो आंसर आंसर जो राइट था, वात और पित्त वाला जो सी आंसर था वो करेक्ट था। यहां से आप देख लीजिए। तो जो 6 वाला है पोर्शन, यानी कि 6 वाले कॉलम में जो मैंने बना रखा है, मतलब कि उस गुण में इस प्रकृति वाले को ये गुण ले लेना चाहिए, उसको फायदा करेगा। अगर जिसकी प्रकृति वात है और जिसकी प्रकृति पित्त है, अगर वो गुरु प्रधान आहार को अगर वो लेगा तो उसको फायदा मिलेगा।
अगर कोई ऑलरेडी कफ प्रधान का व्यक्ति है और फिर वो ऊपर से गुरु आहार का सेवन करता है तो उससे कफ और बढ़ जाएगा और कफ की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, जिससे कि उसको और दिक्कतें होंगी। तो जो वृद्धि वाला है मतलब कि वो समस्या को बढ़ाने वाला है, 6 वाला है मतलब कि उसमें वो लेना चाहिए, वो अच्छा है। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से आप याद कर लीजिए। एक कॉलम को याद हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 चीज है, कफ, वात, पित्त और अग्नि। चारों चीजें इन दोनों ही बॉक्स में है। एक बॉक्स में 3 है तो दूसरी में 1 मिलेगी, एक में 3 है तो दूसरी में 1 मिलेगी, इसमें 2 है इसमें अलग मिलेगी। इस तरीके से आप इस चीज को याद करेंगे। थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी मेनली ये ट्रिक सीधी लगेगी। एक कॉलम को याद कर लो, दूसरे वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये उदाहरण मैंने आपको समझाने की दृष्टि से लिख दिए हैं, पेपर में आने की संभावना बहुत कम है इसकी, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए दिए मैंने। पेपर में ये आएगी प्रकृति, जो इस बार आया था। जैसे कि जो उड़द की दाल है और जो रबड़ी है, ये गुरु प्रधान, ये गुरु गुण की होती है। इससे वात और पित्त वालों को लेना चाहिए और जिसकी अग्नि कमजोर है उनको भी लेना चाहिए, और कफ जिनका है उनको नहीं लेनी चाहिए, उनको कफ की समस्या बढ़ जाएगी। क्लियर। दूसरा गुण हम पढ़ते हैं लघु। देखिए लघु एक तरीके से हल्कापन को बोलते हैं। देखिए वात, पित्त और अग्नि इसमें बढ़ाता है। यानी कि अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है या पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और वो लघु आहार को ले तो उसकी समस्या बढ़ जाएगी और उसकी अग्नि भी काफी ज्यादा प्रचंड हो जाएगी। यानी कि हल्का आहार खाने से, इसलिए सामान्य रूप से हम हल्का आहार भी खाने के लिए बोलते हैं ताकि अग्नि हमारी प्रदीप्त हो। और ठीक उसका उल्टा कफ में ये फायदा करेगा और वात पित्त अग्नि क्योंकि उसकी पहले से बढ़ी हुई है तो उसको नुकसान करेगा ये। तो जो लघु आहार है, और ये हमने जोड़ा बनाया था, याद है आपको, गुरु और लघु एक दूसरे का उल्टा है। देखो मैं आपको याद से वापस दिला रहा हूँ याद, जी सर, क्योंकि अभी नहीं तो पढ़ के आ याद रहे नहीं हैं। होगा आपको चीजें। देखिए ये रहा, याद आया, गुरु और लघु एक दूसरे का उल्टा है। गुरु को याद कर लो, लघु अपने आप याद हो जाएगा। मंद को याद कर लो, तीक्ष्ण अपने आप याद हो जाएगा। अब आते हैं वापस उसी पर। देखिए गुरु में क्या है, कफ की वृद्धि हो रही है और वात पित्त अग्नि में फायदा हो रहा है। देखो इसमें जस्ट उल्टा है, लघु में दिखाई दे रहा है आपको ट्रिक, ये जस्ट उल्टा है गुरु की। वात पित्त अग्नि बढ़ जाएगी और कफ कम हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाली है 3 और 4। इसमें यहाँ पे भी अग्नि, अग्नि यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अग्नि डाल देना यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे देखो वात पित्त और अग्नि है, यहाँ भी वात पित्त अग्नि आएगा और कफ देखो एक दूसरे का उल्टा है। इस तरीके से आप इन चीजों को याद करेंगे। इसके उदाहरण है कद्दू है, ये मिर्च है, काली मिर्च तीक्ष्ण का उदाहरण है। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उलझोगे आप इसमें, बहुत ज्यादा उलझाने वाली चीज है ये वाला टॉपिक। स्निग्ध यानी कि जो चिकनापन जिसमें हो, स्निग्धता हो। मैंने बताया था आपको पित्त का एक गुण होता है सस्नेह, हम अभी बताया था कि अगर हम थोड़ी मात्रा में चिकनापन लेंगे तो पित्त बढ़ेगा, अगर अत्यधिक ले लेंगे तो पित्त कम हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कि बादाम है, इसमें थोड़ा चिकनापन होता है तो ये पित्त को कुछ बढ़ाने वाला है, लेकिन अत्यधिक पित्त ले लेंगे उसके केस में स्नेह पित्त कम हो जाएगा। ये थोड़ा आप इस पित्त के केस में याद रखना, बाकी और सभी सिंपल है। तो चिकनापन से कफ की वृद्धि होती है और वात की कमी होती है, और ज्यादा चिकने खाएंगे, ज्यादा चिकना खाने से फिर हमें भूख भी कम लगने लग जाती है, तो मतलब कि अग्नि में कमी आ जाती है उससे, है ना। अब देखिए स्निग्ध और रुक्ष एक दूसरे का उल्टा है। जो यहाँ पर होगा
स्निग्ध में, रुक्ष में उसका उल्टा होगा, किसमें पित्त और कफ की वृद्धि हो रही है और इसी में पित्त और कफ की कमी हो रही है। स्निग्ध में वात और अग्नि बढ़ रही है, रुक्ष में वात और अग्नि कम हो रही है। नहीं नहीं, ऊपर कम हो रही है और इसमें बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। शीत और उष्ण। शीत यानी कि ठंडापन और उष्ण यानी कि गर्म। जैसे कि चंदन है, चंदन की प्रकृति ठंडी होती है ना, माथे पर भी हम टीका लगाते हैं चंदन का। और हींग जो है वो उष्ण प्रकृति की होती है, खाने के बाद भी खाते हैं ताकि खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, अगर हम चंदन जो शीत प्रकृति का जो आहार है उसका जो अगर हम सेवन करेंगे तो, क्योंकि ठंडा है, हमने पढ़ा था ना वात और कफ दोनों का गुण शीतलता है, तो मतलब कि शीतलता पहले ही गुण है, ऊपर से हम शीतल ले लेंगे तो वात कफ बढ़ जाएगा। और फायदा किसको करेगा? जिसकी अग्नि जिसकी कम है, पित्त है, इन दोनों में फायदा करेगा। और शीत का जस्ट उल्टा है उष्ण, कि पित्त और अग्नि को बढ़ा देगा, गर्म चीज खाने से अग्नि भी बढ़ जाएगी, जलन बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, है। और वात और कफ में फायदा करेगा गर्म आहार, क्योंकि खांसी हो गई है तो हम गर्म चीजें लेते हैं। जोड़ों में दर्द हो गया, हम अजवाइन खाते हैं क्योंकि वो उष्ण प्रकृति का होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए मेन ये 8 थे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूज होने लग गए होंगे अभी से। आगे का आप थोड़ा अपना सा दिमाग लगा लेना। तरीका मैंने बता दिया है किस तरीके से आप इन चीजों को याद करोगे। और आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट में ही, मुझे 5-6 दिन लगे हैं इस तरीके से बनाने में आप लोगों के लिए। लेकिन ये आप 1-2 बार पढ़ोगे ना, ये जो मैंने कॉलम बना रखे हैं, आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं कल दोबारा रिवीजन करा दूंगा, मुझे पता है ये चीजें कम समझ आ रही होंगी आपको। हम आगे बढ़ते हैं। ये इस बार पीछे क्वेश्चन आया था पेपर में, तो इसलिए मैंने आपके लिए उठा ही लिया ये वाला टॉपिक, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा एक तो बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। और भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भी आता है ना कि बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि क्या है, किसको कंट्रोल करती है? मन को नियंत्रित, उभयेंद्रिय को नियंत्रित करती है। जो क्या है, बुद्धि क्या है? लगाम है, सारथी है, और मन को कंट्रोल करेगी लगाम को। और उसके बाद में वो मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। तो देखिए यहाँ पे श्लोक में बताया गया, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुरुत शुभम प्रज्ञाप्रादम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम। चरक संहिता से में दिया गया है ये। इसका मतलब क्या है? देखिए, धी धृति और स्मृति, अगर ये तीनों चीजें, धी यानी कि बुद्धि, धृति यानी कि धैर्य, और स्मृति यानी कि जो चीजें हमें याद रहती है, स्मरण शक्ति, अगर ये भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर ये भ्रष्ट हो जाए तीनों चीजें, धैर्य समाप्त हो जाए, बुद्धि हमारी काम न करे, स्मरण शक्ति हमारी चली जाए, तो क्या करेगा मनुष्य? अशुभ कर्म करने लग जाता है। और जिससे क्या होगा? शारीरिक व मानसिक दोष सामने आ जाते हैं, और इसी को ही प्रज्ञा अपराध कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था इस तरीके से, पेपर में क्वेश्चन दिया कि प्रज्ञा अपराध निम्न में से संबंधित नहीं है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, मैं ऑप्शन बताऊंगा अभी। ऑप्शन ए धी, ऑप्शन बी धृति, ऑप्शन सी मनोवृत्ति, एंड ऑप्शन डी स्मृति। आंसर दीजिए, प्रज्ञा अपराध संबंधित नहीं है। मनोवृत्ति। वेरी गुड, मनोवृत्ति। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो धी धृति और स्मृति प्रज्ञा अपराध से संबंधित है, और इसके अलावा और भी कोई भी चीज आ जाए वो प्रज्ञा अपराध से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य की 7 प्रकार की प्रकृति होती है। 3 होती है त्रिदोषज प्रकृति, मतलब कि सिंगल सिंगल, इसको एक दोषज प्रकृति भी कहते हैं। इसको एक दोषज प्रकृति, एक दोषज, तीनों को त्रिदोषज प्रकृति। यानी कि सिर्फ वात प्रकृति का व्यक्ति है, सिर्फ पित्त प्रकृति के उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, सिर्फ कफ के। अब द्वंद्वज प्रकृति यानी कि जिसमें 2 प्रकृति, जैसे कि वात और पित्त दोनों के गुण हैं, जिसके अंदर वात और कफ दोनों के गुण हैं, दोनों के लक्षण पाए गए हैं, कफ और पित्त दोनों के उसके अंदर क्वालिटीज है, तो द्वंद्वज प्रकृति है। अब जिसमें तीनों के तीनों हैं उसको सन्निपातज प्रकृति कहते हैं। सामान्य जन जो जैसे कि हम लोग हैं, हम हमारी इन पहली 6 जो प्रकृतियां हैं इनमें से हम लोगों की प्रकृति होती है। जो 7वीं प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ विद्वानों की, योगियों की होती है, सन्निपातज प्रकृति। इसमें कोई रोग नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती है। जबकि जो पहली 6 की 6 जो प्रकृतियां हैं उनमें अलग अलग समस्याएं होती रहती हैं, तभी हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम इन पहली 6 प्रकृतियों में ही भटकते रहते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो बीमारियां होती रहती हैं। लेकिन जब हम योग साधना करते हैं तो हमारी प्रकृति सन्निपातित प्रकृति के हम हो जाते हैं, जिससे योगी कुछ भी खाए या ना खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीमार नहीं होता कभी भी। वो जहर भी खा लेगा वो भी उसको हजम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति सन्निपातित प्रकृति की होती है। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिया आपको। उस दिन रोशनी जी ने भी मेरे से पूछा था क्लास के बीच में, ये आज मैंने सबके सामने दिखा दिया है कि मानस प्रकृतियां कितनी होती हैं, 16। और इसको सत्व भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सत्व मानस प्रकृति या सामान्य लिख दिया, सत्व प्रकृति 16 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, अगर ऑप्शन में 16 नहीं मिला और ऑप्शन में 7 मिल गया तो 7 पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम 7 को प्रेफरेंस देंगे। देखिए, मानस प्रकृति यानी कि जो हमारी प्रकृति होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व गुण को सबसे शुभ माना जाता है और माना जाता है कि सत्व गुण ही हमें जो आध्यात्मिकता का जो उच्चतम जो स्तर है मोक्ष की प्राप्ति, वहां तक हमें लेके जाता है। इसके विपरीत जो राजस और जो तामस गुण है वो हमें प्रमाद में, मोह में, निद्रा में, सामाजिक कर्मों में बांधने वाली क्रियाएं करते हैं, जिससे हम अपने ही कर्मों में, समाज में किया गया है कि जो सात्विक प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनकी भी 7 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ये है ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म होना चाहिए, सॉरी, आप देख लेंगे एक बार इसको। ब्रह्म है ये, इनके जो सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्यम, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, सबसे श्रेष्ठ है ये। आर्ष है यानी कि जो वेदोक्त, वेदों में जो चीज बताई गई है उन्हीं चीजों को करने वाले। महेंद्र, इंद्र अर्थात जो ऐश्वर्य को भोगने वाले। याम में यानी कि जो कर्म बताए गए हैं उनके अनुसार वही चीज करने वाले। वरुण, वरुण क्या होता है, जल का देवता होता है, अर्थात जो सदा शुद्ध रहने वाले, ये भी सात्विक प्रकृति है। कुबेर यानी कि जो देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं उनको कुबेर कहते हैं ना, कोष के अध्यक्ष, यानी कि इनके पास बहुत संपत्ति होती है, सुखी रहने वाले होते हैं। गांधर्व है, इनकी संगीत नृत्य इनको प्रिय होता है। तो इतनी गहराई में मत जाना, हमारे सिलेबस में आप खाली नाम आप याद कर लेना। तो आइए नाम खाली ब्राह्म, आर्ष, महेंद्र, याम्य, वरुण, कुबेर, गंधर्व, और उनसे भी जरूरी आप 7, 6 और 3 ये याद कर लेना। ये पेपर में आया था, पेपर में इस तरीके से पूछा गया था कि एक कॉलम में दे दिया, ऐसे लिख दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक और एक यहाँ पे दिया था सन्निपातज, और सामने ऑप्शन दे दिया 7,
6, 3, 6 है और 1। ठीक है, ये मैंने भी सामने वाला लिया। देखो सात्विक दिख रहा है ना आपको, सात्विक में कितने हैं प्रकृति? 7 है ना, दिखाई दे रहा है नीचे। ये आंसर था उस क्वेश्चन का जो यूजीसी में पूछा गया था। सात्विक में 7 प्रकार की प्रकृति होती है, राजसिक में 6 प्रकार की दिखाई दे रखी है ना, 6 प्रकार की। आसुर, राक्षस, पैशाच, सार्प, प्रेत और शाकुन। राजस में 6 प्रकार की प्रकृति होती है और तामसिक में 3 प्रकार की, पाशव, मात्स्य और वानस्पत्य। तो ये इस प्रकार से सही मिलान पूछा गया था। और सन्निपातज हमने ऊपर ही पढ़ा है भी, वात पित्त कफ जो तीनों ये तो योगियों में होती है, तो एक ही प्रकार की होती है। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग देखते हैं कितने एक्टिव हो। अब यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ द्वंद्वज प्रकृति। तो अब बताएंगे द्वंद्वज प्रकृति के सामने क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा? 3। 3। नाम बताइए तीनों के। वात वात पित्त, पित्त, वात वात कफ 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 पित्त। और कफ पित्त। वेरी गुड। देखो अभी हमने पढ़ा है ना, इस तरीके से आप दिमाग खोल के इन चीजों को पढ़िए। पेपर में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिदोषज प्रकृति पूछा जा सकता है, 3 होती है। सन्निपातज पूछा जा सकता है। और आप एक बार ध्यान रखना, कई बार सन्निपातज को भी कई बार कुछ लोग त्रिदोषज बोल देते हैं। अगर यहाँ पे 3 ना मिले तो इसको 1 क्लिक कर देना त्रिदोषज में, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब ये मैंने अपने अनुभव से लिए हैं, क्योंकि हर बार थोड़ा पेपर एडवांस पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों के लिए एडवांस थोड़ा सा बनाया है। आप लोगों ने पंचकर्म सुने होंगे। आयुर्वेद में 5 प्रकार के कर्म होते हैं। उससे पहले योग के 6 कर्म होते हैं। नाम बताइए कोई, माइक खोल के। हठ योग पर दीपिका में क्या बताए गए हैं? धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती। वेरी गुड। तो ये होते हैं हमारे योग के 6 कर्म, इसलिए हम उनको षट कर्म कहते हैं, शोधन क्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आयुर्वेद में शरीर को शोधन करने के लिए 5 कर्म होते हैं। जैसे योग में उनको षट कर्म कहा, ऐसे ही आयुर्वेद में उसको पंचकर्म कहा। और पंचकर्म है तो इतना बड़ा फेमस है, लोग जाते हैं, केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। केजरीवाल जी भी गए थे बेंगलोर में अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो पंचकर्मा इतना फेमस है, आयुर्वेद की जान है ये चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों को दूर करने के लिए। तो मुख्य तो होते हैं पंचकर्म, लेकिन मुख्य कर्मों को करने से पहले कुछ अन्य कर्म करने चाहिए, उनको हम कहते हैं पूर्व कर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमें आसन करने हैं, क्या हम डायरेक्ट आसन कर लेंगे? आसन से पहले क्या करना चाहिए? सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। बताने की तो जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप से अंडरस्टैंडिंग है ना, क्योंकि आप तो योग के विद्यार्थी हो। इसी प्रकार इन चीजों को बताया नहीं जाता सामान्य रूप से कि पूर्व कर्म को, ये अंडरस्टूड है कि करने ही करने हैं। प्रधान तो पंच कर्म ही है, लेकिन उनसे पहले, जैसे आसन को करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम करने जरूरी है, ठीक इसी प्रकार पंच कर्म करने से पहले पूर्व कर्म करने जरूरी है। महर्षि जो चरक हैं वो एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे इसका। वो उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक लकड़ी है, लकड़ी रूपी हमारा शरीर है। वो बताते हैं मैं इस शरीर को तोड़ूंगा, इस लकड़ी को ऐसे मरोड़ूंगा तो ये टूट जाएगी। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे तेल लगाना पड़ेगा, इसकी गंदगी दूर करनी पड़ेगी। ठीक वही कर्म हम पूर्व कर्म से करते हैं। डायरेक्ट अगर हमने पंच कर्म किए बिना सूक्ष्म व्यायाम के, डायरेक्ट हमने आसन किया, डायरेक्ट प्राणायाम किया, तो शरीर को हानि हो सकती है। उस हानि से बचने के लिए हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं।
ठीक इसी प्रकार पंच कर्म को करने से पहले, जिसको प्रधान कर्म कहते हैं, पूर्व, उससे पहले पूर्व कर्म यानी कि जो पहले करने चाहिए। और कौन कौन से पहले कर्म? स्नेहन और स्वेदन। आप किसी भी आयुर्वेद के जब सेंटर में जाएंगे ना, आपको यही चीज मिलेंगी। और कई लोग तो जानते ही इन्हीं चीजों से हैं कि आयुर्वेद में तो मालिश होती है भैया, पोटली मसाज होती है, सुना होगा ना पोटली मसाज, वो स्नेहन में आती है। स्नेहन में पहले तो तेल लगाया और पोटली से गर्माहट दिया, स्वेदन अर्थात पसीना निकाला। स्नेहन में, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आप ध्यान रखिए, स्नेहन यानी कि अलग अलग औषधीय तेलों से शरीर की मालिश करना, शरीर के रोम छिद्रों को खोलना, वो आता है स्नेहन। और तेल लगाने के बाद में, मालिश करने के बाद में पसीना निकाला जाता है शरीर से। अब वो पसीना निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कई लोग तो हीटर जला देते हैं कमरे में, कई लोग सनलाइट में बैठ जाते हैं, और जो सामान्य प्रचलन में है पोटली मसाज। पोटली में क्या होता है कि धतूरा, नीम, कई ऐसे औषधियां लेते हैं जो गर्म प्रकृति की होती हैं, उनको एक पोटली में कपड़े में इकट्ठा कर लेते हैं और तवे पे सेकते हैं, और उससे गर्माहट को उसकी व्यक्ति के अलग अलग शरीर के भाग पे लगाते हैं, जिससे उसके शरीर में पसीना होता है। स्वेद अर्थात कैसे भी निकालो, पसीना निकालना है। पहले तो मालिश करो फिर पसीना निकालो। ये है पूर्व कर्म। प्रधान कर्म: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोषणम। वमन यानी कि उल्टी करना, विरेचन यानी कि ऐसी औषधि लेना, मुंह से लेना, और वो औषधि जो है एनएस से बाहर निकल जाए, जैसे शंख प्रक्षालन की क्रिया में करते हैं ना, पानी मुंह से पीते हैं, नीचे से भी ऐसा निकल जाता है, ऐसे ही विरेचन की स्थिति में होता है। ऐसी औषधि दी जाती है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ कर दे, उसको विरेचन कहते हैं। बस्ती, बस्ती सामान्य रूप से जो हम मानते हैं कि गुदा द्वार में पानी को लगाना, जिससे बड़ी आंत में पानी जाएगा और मल को क्लीन करते हुए बाहर निकाल देगा। और इसके अलावा आयुर्वेद में बस्ती और भी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ना, जानु बस्ती, कटी बस्ती। ऐसे क्या करते हैं, दाल का एक गोला सा बना लेते हैं, कमर पे या घुटने पे रख देते हैं, और उसके बीच में तेल भर देते हैं। 20 मिनट, आधा घंटा के लिए वो तेल रहता है, और फिर उसको उतार देते हैं। ऐसे ही सिरोबस्ती, सिर के ऊपर तेल डाल रखते हैं। सिरोधारा भी आपने सुनी होगी, वही भी इसी का ही मॉडिफाई रूप है, सिरोधारा। लेकिन सिरोधारा का वर्णन डायरेक्ट रूप से आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन आधुनिक रूप में उसका प्रचलन देखा गया कि उसके काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो उसको हम आधुनिक युग में सबसे ज्यादा फेमस है, 1500 रुपये भी लेते हैं एक एक, खाली एक विजिट करने के। सिरोधारा के इतनी महंगा ट्रीटमेंट है ये, और इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है माइग्रेन की प्रॉब्लम में, नींद न अनिद्रा की शिकायत में, मेंटल डिजीज में, ब्रेन ट्यूमर में, जो इनकी ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें इतना ज्यादा फायदा मिलता है शिरोधारा से। तो वो भी इसी का एक मॉडिफाइड रूप है। नस्य क्रिया, नस्य क्या होता है कि नाक में तेल डालते हैं, षडबिंदु तेल डालते हैं। चरक संहिता में वर्णन है अणु तेल का, अणु तेल डाला जाता है नाक में। और कफ की शिकायत में षडबिंदु तेल डाला जाता है, यानी कि बहुत सरसों का तेल भी डाल लेते हैं कई लोग, तो तिल का तेल भी डाल लेते हैं, आवश्यकता हो तो नारियल का भी डाल लेते हैं। यानी कि जरूरत के हिसाब से नाक में कोई चीज डालना, लिक्विड डालना, लुब्रिकेंट डालना, उसको नस्य कहते हैं। इसको लीज थेरेपी जानते हैं आजकल के भाषा में। जोक सुना है ना आपने, जोक जो नदी में पाई जाती हैं, जब पशु नदी में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, तो उसको चिपक जाती है और उनका खून पीती है पशुओं का वो। लेकिन यहाँ पे उन्हें ऐसी जोक का प्रयोग करते हैं, ऐसी लीज का प्रयोग करते हैं जो जहरीली ना हो। जैसे कि हमारी वेरिकोज वेन्स की शिकायत जब बढ़ जाती है, तो वेरिकोज वेन्स में क्या होता है
कि हमारे पैरों की नसें बाहर आ जाती है, ब्लड बाहर अलग से दिखती है, नसें, खून क्लोट हो जाता है, जम जाता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, एलोपैथी में तो डॉक्टर क्या करेगा, चीरे से उसको निकाल देता है खून को। बहुत ज्यादा नीड पड़ती है तो डॉक्टर नस को भी निकाल देते हैं। बहुत एडवांस अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो गुच्छे बन जाते हैं ना ब्लड क्लोटिंग के, रक्त मोक्षणम में। और आयुर्वेद में यहाँ पे क्या करते हैं, जोक लेते हैं और उस नस को थोड़ा सा काट देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पैर की नस है और यहाँ पे जो है ब्लड क्लोट हो रखा है, और यहाँ पे ये जोक को लगाया, ये मान लेते हैं जोक ये नस का, क्योंकि इस जोक का काम ही होता है खून को पीना। और यहाँ पे जो गंदा खून है इसको ये पिएगी, और फिर इसके ऊपर हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने से ये इसका मुंह छोड़ देगी यहाँ से, और मुंह छोड़ते ही जितनी जरूरत थी उतना ही खून इसको देंगे। बाद में इस जोक को हम शरीर से अलग कर देते हैं। अब गंदा खून तो इस जोक ने पी लिया, अब गंदा खून नस से निकल गया तो मतलब कि हमारी नस ठीक हो गई। तो इस तरीके से हम पंच कर्मों को थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। अब कौन से कर्म से कौन सा दोष दूर होता है ये देखिए आप। वमन करने से कफ दोष दूर होता है, विरेचन करने से पित्त दोष दूर होता है, बस्ती करने से वात दोष दूर होता है। वात के लिए ध्यान रखिए, वमन, विरेचन, बस्ती। वमन से कफ दोष दूर होता है, विरेचन से पित्त दोष दूर होता है, बस्ती करने से वात की समस्या दूर होती है। नस्य क्रिया, नस्य से कफ की भी समस्या दूर होती है और मेंटल डिजीज भी दूर होती है, मानसिक जो दोष है वो दूर होते हैं। रक्त मोषण अभी बताया ना, दूषित रक्त, जैसे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या में होते हैं, सिरोसिस में भी होती है, कुछ हद तक इसको यूज करते हैं। तो इसमें ये हो गया, ये छोटा सा आप इसको पढ़ लेंगे। तो हमने पढ़ लिया पूर्व कर्म और प्रधान कर्म। अब जैसे कि पंच कर्मा से पहले कुछ कर्म करने जरूरी है, जैसे कि स्नेहन और संवेदन हमने पढ़ा कि मालिश करना और पसीना निकालना पहले जरूरी है, इसी प्रकार उसके बाद में भी जरूरी है। जैसे कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर आंसर करना। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमने बताया कि आसन करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने जरूरी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमने आसन कर लिया, सूर्य नमस्कार भी कर लिया, ठीक है, हो गया जी। क्या सूर्य नमस्कार करते ही हमारी योग की एक्सरसाइज खत्म होगी क्या? क्या उसके बाद भी कुछ करना चाहिए हमें? शवासन, ये योग विश्रांति के लिए। कारक, विश्रांति कारक। रिलैक्सेशन, प्राणायाम, मेडिटेशन। ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, यानी कि बाद के कर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो और क्लास खत्म हो गई उसके बाद भी ये बोलते हैं भैया क्लास खत्म होगी नहाना मत, आधे घंटे तक बोलते हैं ना कि अभी बॉडी गर्म है, आधे घंटे तक नहाना मत, मतलब कि वो आधे घंटे तक उसका इफेक्ट चल रहा है जो हमने अभी किया। समझ रहे हो सभी? बोलते हैं कि आधे घंटे तक खाना मत खाना, अभी योगा किया आपने, आधे घंटे के बाद खाना खाना, वो पश्चात कर्म हो गया कि एक्सरसाइज के बाद में तुम्हें क्या करना है। इसी प्रकार आयुर्वेद में है, प्रधान कर्म कर लिए, बीमारियां भी ठीक हो गई, अब डॉक्टर बोलते हैं कि तेरी तो छुट्टी हो गई, अब लेकिन तू क्या करेगा? बोलेंगे तू अपनी डाइट का ध्यान रखेगा, तुझे इस आहार ऐसा खाना खाना है, तुझे मेथी का पानी पीना है 1 सप्ताह तक, तुझे पानी ज्यादा पीना है, तुझे घी खाना है, मीठा खाना है, यानी कि आहार बताता है ना डॉक्टर। ये बाद का कर्म है। द्रव्य लिक्विड में क्या लेना है, रसायन औषधियों में क्या लेना है, मतलब कि ये चीजें बाद के कर्म है। मतलब कि तीनों कर्म अपनी जगह पर हैं, और तीनों में से पूर्व कर्म, पंच कर्म, संचय लास्ट का पश्चात कर्म, तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तीनों में एक भी गड़बड़ हुआ प्रॉब्लम वहीं पे आ जाएगी। अक्सर लोग पता क्या करते हैं गड़बड़, पूर्व कर्म में कर लेते हैं, पंचकर्म में कर लेते हैं, और पंचकर्म करते ही उसकी प्रॉब्लम हो गई ठीक, अब बोलता है भैया मैं तो हो गया ठीक, और बाद में डॉक्टर ने बताया था ये तो नहीं खाना, आपको तो ये खाना चाहिए, वो खाता नहीं है, मानता नहीं है, फिर बीमारी वापस आ जाती है उसको।
अक्सर ऐसे ही होता है। तो ये बाद के कर्म भी बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो आपकी समस्या ठीक हुई भी वापस आ जाएगी, बैक मार जाएगी प्रॉब्लम। तो ये हो गया आयुर्वेद के कर्म। अब मैं, क्योंकि हमारा एग्जाम है योग का, इसलिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया छोटा सा, अपना ही दिमाग लगाकर। पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में योग भी है, षटकर्म भी दिए हैं और पंचकर्म भी दिए हैं। तो ये कौन षटकर्म और पंचकर्म का रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, धोती का रिलेशन है वमन के साथ। बस्ती तो बस्ती डायरेक्ट दोनों में बस्ती दी गई है। ये वाली लाइन योग के षटकर्म है और ये वाली लाइन आयुर्वेद के पंचकर्म है। नेति का संबंध नस्य क्रिया से है, नेति और नस्य लगभग एक है। त्राटक का डायरेक्ट कहीं वर्णन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया आयुर्वेद में। नोली में स्नेहन किया जाता है, स्नेहन यानी कि स्नेहन पूरी बॉडी का किया जाता है। नोली में क्या करते हैं हम? पेट की मसल्स की मूवमेंट करते हैं, वाम नोली, दक्ष नोली, मध्य नोली, भ्रमर नोली। पेट की मसाज हो रही है ना, इंटेस्टाइन की। अब स्नेहन में भी ऐसा किया जाता है। अब नोली में तो अपने आप करते हैं, स्नेहन में कोई दूसरा करता है। पेशेंट को लिटा देते हैं और डॉक्टर जो उसका थेरेपिस्ट है वो उसके पैरों की मालिश करेगा, थाई की मालिश करेगा, पेट की मालिश करेगा, सिर की मालिश करेगा। ये पेट की मालिश से यहाँ पे नोली का संबंध लिया है। तो स्नेहन का संबंध नोली से है, ध्यान रखना इस चीज को। कपाल भाती का संबंध, क्योंकि डायरेक्ट तो आयुर्वेद में कपाल भाती का वर्णन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान दें स्वेदन की क्रिया। स्वेदन में क्या आता है? जैसे कि भाप देना, स्टीम देना, पोटली मसाज, मालिश के बाद में फिजिकल वर्क करना, या हीटर जला के बॉडी से पसीना निकालना। ठीक है, वो क्रिया क्या आती है? स्वेदन में आती है। और रक्त मोक्षणम, रक्त मोक्षणम में क्या आती है? खून का शुद्धिकरण करते हैं, कि जो अनप्योर्ड ब्लड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों का संबंध कपाल भाती के साथ में है। तो ये षटकर्म और पंचकर्म का रिलेशन हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। समय काफी हो गया, तो आगे का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और कल हम इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। ये और कर लेते हैं ये पेज, कल फिर हम खाली स्वस्थ वृत्ति पढ़ेंगे। आप ये थोड़े 2 मिनट और बने रहिए। शरीर व मन के दोष। देखिए, शरीर के दोष कौन से होते हैं? 3, वात, पित्त और कफ। और मन के दोष होते हैं, गुण तो होते हैं सत्व, रज और तम, लेकिन सत्व को हम दोष नहीं मानते, क्योंकि वो हमें मुक्ति देने वाला है, पवित्र होता है वो। रज को और तम को, इसको दोष माना जाता है। जब जब तामस बढ़ेगा, रजस बढ़ेगा, तब तब हमें समस्याएं आएंगी, लेकिन जब जब सत्व बढ़ेगा तब तब समस्याएं दूर होंगी। ये दोनों ही सत्व अर्थात मन को दूषित करने वाले होते हैं, जिससे मानसिक समस्याएं होती हैं। अब एक ये भी जान लीजिए, शरीर कितने प्रकार के होते हैं? योनि भेद से देखिए, मतलब कि शरीर की आकृति के अनुसार कितने प्रकार के शरीर होते हैं, इनकी कैसे योनि भेद से मतलब कि कैसे उनका जन्म होता है। जन्म के आधार पे शरीर आयुर्वेद में 4 प्रकार के बताए गए हैं। जरायुज, हम जरायुज में आते हैं हम लोग, क्योंकि हम गर्भ से पैदा होते हैं ना माँ के, क्योंकि पेट में बच्चे का पालन पोषण होता है। जैसे कि बंदर है, बंदर भी जरायुज में आता है, बकरी, घोड़ा, भैंस, गाय, और हम लोग मनुष्य, हम लोग किस में आते हैं? जरायुज में आते हैं, क्योंकि हम पेट में पहले पलते हैं 9 महीने माँ के गर्भ में, फिर हमारा गर्भ से हम बाहर होते हैं। लेकिन दूसरे जो होते हैं अंडज, यानी कि वो गर्भ में होते हैं लेकिन वो अंडे के रूप में होते हैं, वो अंडे के रूप में बाहर आएंगे, पहले वो पेट में पलेंगे, फिर वो अंडे बाहर निकलेंगे, और अंडे भी कई दिनों तक फिर उनकी माँ, जैसे कि पक्षियां होते हैं ना,
वो उनको अंडों को सेकती है। सांप होता है, मछलियां होती हैं, ये अंडे से जन्म लेती हैं, डायरेक्ट बच्चे नहीं आते हैं। तो अंडे से इनका जन्म हुआ ना, इसीलिए इनको अंडज कहते हैं। और इंसान कहाँ से ये गर्भ से लेते हैं, इनको जरायुज कहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो जीव होते हैं शरीर का योनि भेद, स्वेदज। स्वेद को क्या बोलते हैं? पसीना। मतलब कि जो पसीने से या फिर स्किन से जो जन्म लेते हैं, जैसे कि जू है ना, जू हमारे जन्म ले लेती है। लीक है, खुजली होने लग जाती है बालों में, ज्यादा खुजली होएगी, नहाएंगे नहीं तो अपने आप ही जन्म हो जाता है हमारे से, जू लग जाती है ना। कई बच्चे कई कई दिन तक नहाते नहीं, तो उनके सिर में जू पैदा हो जाती है अपने आप ही, अपने आप ही पैदा हो जाती है, कहीं से नहीं आती वो। तो ये स्वेदज है, गंदगी में पैदा होती हैं चीजें, जनरेटेड बाय वोम वेपर। और चौथे प्रकार का जो जीव होते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज को हमने द्रव्य में भी पढ़ा था। द्रव्य में हमने पढ़ा था ना, पार्थिव पढ़ा था, जांगम। पार्थिव यानी कि जो जमीन से निकलते हैं, जांगम यानी कि जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, और उद्भिज यानी कि जो हमें पशु पेड़ पौधों से मिलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि स्प्राउटिंग एज ए प्लांट, कि पृथ्वी को फाड़ कर निकलने वाले, जैसे केचुआ का जन्म होता है। बारिश का मौसम में केचुआ अपने आप आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते हैं अपने, धरती से निकल जाते हैं अपने आप ही। तो इनका जन्म कहाँ से हुआ? गर्भ से भी नहीं हुआ, अंडे से भी नहीं हुआ, और पसीने से भी नहीं हुआ। तो इनका जन्म क्या हुआ? धरती से अपने आप हो गया। वो बीज डाला गया, लेकिन धरती में ही हुआ ना सब चीज। तो इस प्रकार योनि भेद से 4 प्रकार के शरीर होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए लिखा है इसको मैंने। और कल हम संस्कृत करेंगे। दिनचर्या मैंने आपको करा दिया था, कल ऋतुचर्या का टॉपिक रह गया, वो मैं करवा दूंगा आपको, और कल हमारी आयुर्वेद कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पे संपन्न करता हूँ। आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो अब अपने कोई विशेष डाउट मेरे से पूछ सकता है, या फिर मैं अपने क्वेश्चनिंग पूछूं? ठीक है, मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं। आप लोगों के लिए मैंने इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए नोट्स बनाए थे, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, और शायद जो मैं बताऊं आप लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं। वो आप डायरेक्ट ही अगर फोटोकॉपी भी निकाल लोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे मेरे नोट्स का, वो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी है। वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है, आपको अलग से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट मेरे नोट्स के प्रिंट आउट निकालो और यूज करो, और अपना टाइम बचाओ, और उस टाइम को किसी और चीज में यूज करो आप। और 5-6 पेज मैं आपको कल भेजूंगा, तो कल आप एक साथ प्रिंट आउट निकाल लेना मेरे नोट्स का। आज मैंने 87 पेज आपको भेजे थे, 5-6 पेज मैं आपको कल और भेजूंगा ऐड, फिर फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद और आयुर्वेद का चैप्टर और सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं आयुर्वेद की, इसके अलावा और चीज नहीं आएंगी हमारे पेपर में। ठीक है, मैं क्वेश्चनिंग पूछूं आप लोगों से, तैयार है सभी? आज का थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा एक बार फीडबैक बता दीजिए, मुझे लग रहा है हो गया है ना। तो मीनाक्षी जी आप बताइए, समझ आया आज का आपको?